तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेक्टर लीडर जो होता है वो सुपरवाइजर और गार्ड गैंग दोनों को मिलने के लिए बुलाते हैं और इसी के साथ सुपरवाइजर सोच रहा था कि हमारी वाट लगने वाली है। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर से कहता है कि सुपरवाइजर मुझे एक बात बताओ कि उस लड़के को यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी देने से पहले क्या तुमने उसका फिजिकल टेस्ट लिया था। तो वो कहता है नहीं सर, हमने उसका बिल्कुल भी फिजिकल टेस्ट नहीं लिया था क्योंकि हमें सिंपल ऑर्डर्स मिले थे कि बिना किसी टेस्ट, बिना किसी रिटर्न टेस्ट और बिना किसी इंटरव्यू के उस लड़के को यहाँ पर जॉब दे दी जाए। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर उसकी कैपेबिलिटीज को चेक नहीं किया था। तो सेक्टर लीडर से कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम लोगों ने उसे टेस्ट नहीं किया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने सुना है कि डाइनिंग रूम में भी फाइट हुई थी, तो तुम में से किसने वहां पर उस फाइट को देखा था। तो गार्ड गैंग कहता है कि सर मैं वहां पर था, मैंने उस फाइट को देखा था। तो वो कहता है कि फिर बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। तो वो कहता है कि सर वहां पर हुआ क्या था, वहां पर सिर्फ एक स्ट्राइक लगी थी और उसके बाद वहां पर कॉम्बैट टीम के जो मेंबर्स थे वो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े थे। तो सेक्टर लीडर बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या सिर्फ एक ही पंच के साथ। वो कहता है हाँ सर, उसके हाथ में खाने की प्लेट थी, उसके हाथ में वो मेटल की प्लेट थी। उस मेटल की प्लेट के साथ उसने कॉम्बैट स्क्वाड का जो कैप्टन था उसे पहले हिट लगाई और एक ही हिट के साथ वो नीचे गिर गया और उसके बाद उसने 2-4 लोगों को उसी प्लेट के साथ पीट दिया और बाकी के सभी लोग वहां पर डर गए। तो सेक्टर लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उनसे कहता है कि उस लड़के की गलती तो है कि वो लड़का जो है वो थोड़ा कुछ ज्यादा रूड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती जो है ये डायरेक्टर और साथ में यानी सुपरवाइजर और साथ में उसका जो सीनियर ब्रदर है उन दोनों की भी बनती है क्योंकि तुम दोनों ने उसे ठीक तरह से रूल्स के बारे में बताया नहीं था, इसी वजह से उससे ये गलती हुई है। तो मैं यहाँ पर उसकी इस गलती को इग्नोर कर देता हूँ, साथ ही चाहता हूँ कि तुम लोग उसे यहाँ पर रिवार्ड दो जो उसका रिवार्ड बनता है और अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से किया करो। तो वो कहते हैं हाँ सर जी हम लोग अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से परफॉर्म करेंगे। फिर साथ ही सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि आप मुझे यहाँ पर सारी बात डिटेल में बताओ कि आखिर वहां पर क्या क्या हुआ, उसने कितने लोगों को पीटा और कैसे कैसे पीटा और कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स को उसने यूज किया था। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें टीचर डैंग का दिखाया जाता है कि टीचर डैंग जो होता है वो अपने गार्ड से कहता है कि गार्ड जॉन मुझे बाहर जाना है। तो वो कहता है नहीं सर आप बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो वो कहता है लेकिन मैं कब तक यहाँ पर इस जगह के ऊपर इस तरह कैद रहूंगा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं खुली हवा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर म्यूजियम की 4 दीवारी के अंदर कैद हूँ, मुझे यहाँ पर से बाहर जाना है। तो उसका गार्ड उसे कहता है कि सर मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आप पिछले 6 साल से जब से यहाँ पर हैं तब से इसी जगह के ऊपर ट्रैप है और कभी बाहर नहीं जा सके और ना ही आपको बाहर जाने की इजाजत है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि बाहर आपके बहुत सारे दुश्मन है, कोई भी किसी वक्त भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है या फिर आपको किडनैप करने की कोशिश कर सकता है। इसी वजह से हम लोग आपको बाहर जाने नहीं देते, इसी वजह से म्यूजियम अलायंस के लोगों ने आपको यहाँ पर सेफ रखा हुआ है। तो मास्टर डैंग उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर एक पंछी की तरह इस पिंजरे के अंदर कैद रहूंगा, जैसे पंछी हमेशा पिंजरे में कैद रहते हैं इसी तरह मैं यहाँ पर कैद में गुजारने वाला हूँ। तो द थ्रीपर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसकी बात भी सही है, पिछले 6 साल से जब यहाँ पर म्यूजियम अलायंस में आया तब से इसे यहाँ पर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी हालत बिल्कुल एक पंछी की तरह है जिसे पिंजरे में कैद किया जाता है। तो डैंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, इसी वजह से मुझे बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम कर आ जाऊंगा तो फिर अच्छा रहेगा, तुम मेरे साथ चलना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, पहले मुझे जाकर इस बारे में रिपोर्ट करना होगा, मैं सेक्टर लीडर को इस बारे में बता देता हूँ, साथ में कुछ गार्ड्स ले लेते हैं। तो वो कहता है नहीं मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है, फिर बाहर जाने का फायदा ही क्या अगर मेरे साथ काफी सारे गार्ड्स होंगे, मुझे ऐसे ही लगेगा कि फिर भी मैं जहाँ पर म्यूजियम के अंदर ही घूम रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स मेरे आसपास हैं, मुझे लगता है कि तुम अकेले काफी रहोगे। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, पहले हमें यहाँ पर अपना हुलिया बदलना पड़ेगा और इसी के साथ ही अपना हुलिया बदलकर जैसी बैकडोर से बाहर निकलने लगते हैं। तुम्हारा सांगू जो होता है वो टीचर से कहता है हाँ टीचर तुम ये कहाँ पर जा रहे हो, तुमने क्या पहना हुआ है। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि लड़के तुम दूर रहो, तुम यहाँ पर इनसे बात नहीं कर सकते। जबकि हमारा सांगू कहता है लेकिन तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो टीचर, मुझे बताओ तो सही। लेकिन हमारा सांगू जो होता है वो डेथ रीपर की बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही वो डैंग से कहता है कि टीचर एक बात तो बताओ, क्या तुम यहाँ पर मेरी क्लास के टाइम से पहले वापस आ जाओगे, क्योंकि शाम के वक्त तुम्हें पता है मेरी क्लासेस होती हैं। और इसी के साथ ही डेथ रीपर अपनी तलवार निकालकर सांगू के सामने करते हुए कहता है कि तुम्हें कहा ना पीछे रहो, तुम बार बार यहाँ पर आगे क्यों होते जा रहे हो। हमारा सांगू जो होता है डेथ रीपर की इस हरकत से और भी गुस्सा होता है और कहता है कि सभी लोग मेरे ऊपर अपनी तलवार क्यों निकाल रहे हैं, अब यहाँ पर अपनी तलवार को पीछे करो वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। डेथ रीपर उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक लो लेवल का गार्ड जो है ये हमारे मास्टर डैंग को रास्ते में बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, इसलिए जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर काट डालूंगा। जबकि हमारा सांगू से कहता है कि क्या तुमने अभी यहाँ पर क्या कहा, क्या तुम यहाँ पर मुझे काटोगे, और साथ ही वो गुस्से के साथ घूर कर देखता है। जबकि टीचर जो होता है वो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी क्लास के टाइम से पहले वापस आ जाऊंगा। तो सांगू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं एक बहुत ही बिजी इंसान हूँ लेकिन लेट मत होना, अगर तुम लेट हुए तो फिर मैं क्लास में नहीं आऊंगा। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है कि बच्चे तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो, हमारा मास्टर डैंग तुम्हारा टीचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर उसके साथ इस तरह से बात कर सको, और तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल फोर्सेज के लोगों को जो कि पहले से मिशन को पूरा करके आए थे उन्हें यहाँ पर गेट के ऊपर हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर उड़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर दोबारा हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की
की तो फिर मैं तुम्हारे इस बिहेवियर को और तुम्हारे इस एटीट्यूड दोनों को अपने पांव के नीचे रोल दूंगा। इतनी बात करने के बाद डेथ रीपर आगे गुजर जाता है, जबकि हमारा सांगू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन गार्ड कैंग उसे रोक देता है और कहता है कोई तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो वो कहता है लेकिन मैं उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर सकता। कैंग उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर वो बंदा कौन है। सांगू कहता है कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो बंदा कौन है, वो जो भी है उसने यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की है, अगर वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। कैंग उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर उसको नहीं हरा सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ड्यूटी करना या फिर तुम्हें अपना जूनियर बनाना ये बहुत ही खतरनाक बात है। तुम तो बिल्कुल एक टाइम बॉम्ब की तरह किसी वक्त भी यहाँ पर फट जाते हो, क्या तुम शांत रहकर अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। तो सांगू कहता है कि मुझे बताओ तो सही आखिर वहां पर चल क्या रहा है, तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात क्यों कर रहे हो जैसे कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसने मेरे सामने अपनी तलवार की थी, अब मैं यहाँ पर उसकी तलवार को फेस करूं और चुपचाप यहाँ पर उसे मार खाऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो भी मेरे सामने अपनी तलवार करेगा, जो मेरे खिलाफ तलवार उठाएगा मैं उससे फाइट करूंगा। तो कैंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर सेक्टर लीडर भी यहाँ पर आकर अपनी तलवार तुम्हारे सामने करे तो क्या तुम उससे भी फाइट करोगे। तो सांगू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर वो सेक्टर लीडर ही क्यों ना हो, अगर वो अपनी तलवार उठाकर मुझे मारने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे उससे पहले मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी बेवकूफ की तरह यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए चुपचाप मर जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो ये बात सुनने के बाद कैंग उसे कहता है बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तो अब जबकि तुम यहाँ पर म्यूरियम अलायंस का हिस्सा हो तो इसका मतलब यह है कि अगर सेक्टर लीडर चाहे तो वो किसी वक्त भी आकर तुम्हारी जान ले सकते हैं, क्योंकि तुमने इस अलायंस को ज्वाइन करने का वादा किया है, यानी कि अब तुम अलायंस का हिस्सा हो। तुम्हारा सांगू कहता है क्यों, ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर किसी के लिए अपनी जान क्यों दूंगा? अगर मैं अलायंस का हिस्सा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर अपनी तलवार से मेरा गला काट दे। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ ताकि पैसे कमा सकूं, और तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह का मजाक तो ना ही करो। इसी के साथ ही वहाँ पर उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, लेकिन शाम हो जाती है और उसका टीचर वापस नहीं आता। तो सांगू की ड्यूटी ओवर होती है तो वो कहता है कि टाइम तो हो चुका है मेरी क्लासेस का, लेकिन टीचर अभी तक वापस नहीं आया। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ बिल्कुल सेफ है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सांगू से कहता है कि हाँ मैं उसके बारे में ज्यादा परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाकर देख कर आना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मोजू कौन सी डायरेक्शन में है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें साउथ ईस्ट साइड पर जाना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं जाकर अपने टीचर को देख कर आता हूँ। दूसरी तरफ दिखाता है कि मास्टर डैंग जो होता है वो डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है और उसका गार्ड से कहता है कि चले सर हमें वापस चलना चाहिए, काफी देरी हो चुकी है, अगर आप जल्दी से वापस नहीं पहुंचे तो म्यूरियम अलायंस के लोग आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। डैंग उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर वापस चलते हैं, मैं तो डूबता हुआ सूरज देख रहा था, डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लगता है, चलो वापस चलते हैं, वैसे भी उस बेवकूफ बच्चे की क्लासेस भी लेनी है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे वो लोग वापस की तरफ जा रहे होते हैं इसी के साथ ही डेथ रीपर अपनी तलवार निकाल लेता है, उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि सर डैंग आप पीछे रहें, और अपनी तलवार निकालने के बाद कहता है कौन है जहां पर, मेरे सामने आओ। और इसी के साथ उसके सामने वहां पर कुछ लोग अपीयर होते हैं, जो लोग वहां पर गायब होकर खड़े थे वो सभी लोग उसके सामने अपीयरेंस देते हैं। तो वहां पर मास्क लगाए हुए काफी सारे असैसिन्स होते हैं जो कि यहाँ पर मास्टर डैंग को पकड़ने के लिए आए होते हैं। और डेथ रीपर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ मास्क वालों का जो लीडर होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर डेथ रीपर किसी को गार्ड कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो बंदा डैंग जियोमचू हो सकता है, और ये एक बहुत ही बड़ी मछली है, अगर हमने इसे पकड़ लिया तो फिर तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जबकि डेथ रीपर जब उसकी बात सुनता है तो उसे वहां पर उसके पास से ऑरा महसूस होता है और वो कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सांगू भी इसी तरफ ही चलकर आ रहा है। तो यहाँ पर फाइटिंग में क्या होगा, क्या हमारा सांगू आकर इन दोनों को बचाने वाला है।